अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से आपको आज का दिन, जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और वैसे भी जुम्मे का जो है ना, उसको तमाम दिनों के ऊपर एक फ़ौक़ियत हासिल है, उसे बादशाह कहा जाता है तमाम दिनों का। तो इसलिए आज एहतमाम करना चाहिए हमें। वैसे भी आपको पता है कि ये महीना भी ऐसा चल रहा है, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। तो पिछले हफ़्ते तो हमने उसके ऊपर बात भी की थी और पूरा एक सेगमेंट भी, बल्कि पूरा शो भी उसके ऊपर किया था। अलबत्ता आज के दिन के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज का दिन इतना खूबसूरत होता है, जिसमें हर घर में ना एहतमाम किया जा रहा होता है कि आज जुम्मे का दिन है। हर कोई नहा रहा होता है, नया लिबास पहन रहा होता है और उसके बाद जुम्मे की तैयारी हो रही होती है कि हमने जाके जुम्मा पढ़ना है। मर्द हज़रात मस्जिद में जाते हैं तैयारी करके। ख़वातीन जो है घर के काम काज निपटा कर उनकी कोशिश होती है कि हम जनाब जुम्मे की नमाज़ पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें। और उसके बाद जब दुआ करते हैं ना, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, तो सिर्फ़ अपने लिए दुआ ना किया करें, सबके लिए दुआ किया करें। अपने दोस्तों के लिए, अपने अज़ीज़ों क़ारिब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उन तमाम तर लोगों के लिए दुआ किया करें जो आपसे जुड़े हुए हैं, और उनकी सेहत याबी के लिए दुआ किया करें। उनकी कह लें कि उन पॉजिटिविटी के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हम सबको जो है ना, वो सेहतमंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साथ ही साथ खुश उसलूबी जो है, खुश अखलाक़ी भी हमें अता करे कि हम दूसरों से अच्छे तरीके से गुफ्तगू करें, बात करें। और साथ ही साथ ये जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए भी ज़रूर दुआ करें, उनको अपनी दुआ का ज़रूर हिस्सा बनाएं। उनको याद करें कि अभी भी जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। जिस तरह की वीडियोज़ हमें देखने को मिल रही होती है तो उससे दिल बहुत दुखता है कि कहाँ पर हैं हम, और क्या शायद हम पहले थोड़ी सी प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर ले लेते तो क्या ये सारी जो परेशानियाँ, मुसीबतें हैं लोगों को देखने पड़ रही हैं, शायद ये कम हो जाती। लेकिन अभी भी उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके अगर आगे से अज़ीज़ व क़ारिब हैं, कि बहुत से लोग हैं अभी भी इतने रजड हैं। वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं कि लोग अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, कि वहाँ पर सैलाब का पानी इतना ज़्यादा है, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, अपने घरों से इवैक्यूएट नहीं हो रहे हैं, निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं, हुकूमत से ताउन नहीं कर रहे हैं। जो लोग उन्हें बचाने जाते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं कि जी आपको हम कैंप्स में शिफ्ट कर देते हैं, तो वहाँ से नहीं निकल रहे हैं। तो उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि जनाब समझाएं उनको कि आप लोगों की जान को ख़तरा है यहाँ पर, आपके माल मवेशी को ख़तरा है यहाँ पर, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है इस सारी सूरत हाल के ऊपर। तो इसलिए उन लोगों को भी याद रखें, उनकी कह लें कि बेहतरी अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों के अंदर लेकर आए, मुसीबतें उनसे दूर करे। ये जो एक परेशानी का सामना उन सबको करना पड़ रहा है, और वो जल्द अज़ जल्द जो है ना वो हल हो जाए। और साथ ही साथ जो गज़ा के लोग हैं, जो उनके ऊपर एक बर्बरियत जो है ना वो टूटी हुई है, उनके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनके ऊपर से भी ये जो साया है उसको मिटा दे। तो उनके लिए, बल्कि सबके लिए दुआ गो होना चाहिए हमें। तो आज भी आप सब जब जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो दुआ करने के लिए, तो इन लोगों को याद रखिएगा और हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, और आज हमने सेहत में बात करनी है हड्डियों की सेहत के हवाले से। क्योंकि एक तो आपको पता है कि 40 साल के बाद, या ख़ास तौर पर जो 50 साल से ऊपर हमारे घर की ख़वातीन होती हैं या हम लोग होते हैं, ऑब्वियसली एज हम लोगों ने भी करना है, आप लोगों ने भी करना है, मैंने भी करना है, और एज ग्रेसफुली हमें एज करना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, हमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना वो है ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पर आपकी जो हड्डियाँ हैं वो भुरभुरापन आ जाता है उनके अंदर। उससे बचने के लिए आपको क्या है कि इस उम्र में जिसमें मैं हूँ, या अगर आप जो जिस भी उम्र में बैठे हुए हैं इस वक्त जो हमें देख रहे हैं,
इस उम्र में अब आपको कुछ एहतियातें बरतना ज़रूरी है कि आपने अपनी एक तो डाइट ऐसी लेनी है जो कि हड्डियों के मुताबिकत रखती हो, हड्डियां जिससे मजबूत हो उस तरह की डाइट लें। दूसरी, आप थोड़ी सी मोबिलिटी लेकर आएँ, फ़िज़िकल एक्टिविटी करें ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हों, वरना आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। और इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या करना है, ऐसी कौन सी हैबिट्स हमने डेवलप करनी है जो कि हमारे लिए आसानी पैदा कर सकती हैं आगे आने वाली ज़िंदगी में। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें आज बताएंगी कि हमने कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ खानी है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बेहतरीन साबित होंगी। तो डॉक्टर हिबा उस्मान क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, तो उनसे आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हिबा, आज हमने हड्डियों के हवाले से बात करनी है कि हड्डियों का मसला हर किसी को है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, ये वो सारी चीज़ें, आर्थराइटिस, ये 50 अबव ख़वातीन को है, लेकिन जिस उम्र में मैं हूँ, ये मेरे से भी यंग जो जनरेशन आ रही है उनमें भी ये प्रॉब्लम है जी। कमर में दर्द है, टांगों में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है। तो वो कहीं ना कहीं हमें वो इंडिकेशंस दे रही होती है हमारी बॉडी कि जनाब आपको आगे जाके मसला हो सकता है अगर आपने अभी इसको हैंडल ना किया, या अभी अगर आप अपनी ग़िज़ा के हवाले से सीरियस ना हुए। तो क्या किस तरह की ग़िज़ा हमें लेनी चाहिए, डाइटरी हैबिट्स किस तरह की होनी चाहिए हमारी? अच्छा, मैं कहती हूँ फीमेल्स में ये क्योंकि ज़्यादा इसकी परसेंटेज हम काउंट करते हैं, ज़्यादा है ना हम लोग इसके लिए। फीमेल्स को अगर जब वो 9-10, मैं 9-10 इसलिए बात करूँ कि बच्चियों को भी पता चले कि यानी कि 15 साल या 16 साल की बच्ची या 13 साल की बच्ची के बाद आप उनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन में लाजमन ऐसी चीज़ें ऐड करें जिसमें कैल्शियम हो और विटामिन डी हो। अब कैल्शियम और विटामिन डी दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती हैं, यानी कि डेली का उस बच्ची को, मैं फीमेल्स का इसलिए जिक्र करी हूँ, जैसे आपने ऑस्टियोपोरोसिस का, तो ज़्यादा रेशो फीमेल्स में ही ये काउंट होती है, क्योंकि आगे जाकर उन्हें बेबी बॉर्न करना होता है, सारी कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स के सामने आती है। तो अगर इस एज के, इनके क्वेश्चन आते हैं कि किस एज से वो अपनी इन चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट करें। जब आप 13 ईयर्स क्रॉस करते हैं, यानी कि पुबर्टी आपको आती है, यू हैव टू नोटिस कि आपके कैल्शियम लेवल और विटामिन डी लेवल ठीक है कि नहीं है। अब क्या कहते हैं, उस एज में बच्चियाँ सुबह का नाश्ता छोड़ देती हैं, ठीक है, सुबह वैन वाला आ गया, लेट हो गया, जल्दी जाना है, ये करना है, फलां करना है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, लेकिन नाश्ता काउंट नहीं होता। अब उसमें क्या है कि उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने सुबह एक अंडे का इस्तेमाल लाजमन करना है बच्चियों के लिए। अब बहुत से मिथ्स भी हैं कि अंडा नहीं देना, बच्चियां हैं अंडा भी नहीं देना, और बच्चियां खुद भी नहीं खाती हैं, कहती हैं जी हमें पसंद नहीं है अंडा। हाँ जी। अब स्नैक्स के तौर पे मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बच्चियों को अपने स्नैक्स के तौर पे ना कि चिप्स या बिस्किट्स इस तरह को करते हैं, वो चीज़ें लें जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम रिच है। अगर आपने नोट किया होगा मुनीबा कि मैं आप एक ऐसी चीज़ बताने लगी जिसको अगर वो रूटीन में अपनी पॉकेट में रख लें या बॉक्स में रख लें या खाने मतलब अपने बैग में रख लें, जिसको हम कहते हैं फूल मखाने, हाँ, वाइट कलर के होते हैं क्रिस्पी से, तो अगर वो उसका डेली इस्तेमाल कर ले, यानी कि 12 से 14 फूल मखाने डेली अगर वो अपनी डाइट में ऐड रखे, तो कैल्शियम की इंटेक उनकी बेहतर हो सकती है। अब वो बेहतर का मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग 13 साल की उम्र से उनको ये आदत डल गई हुई है कि हमने अपना ईटिंग हैबिट बेहतर करना है, हमने जो है ना अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम को मेंटेन रखना है, हमने कोई सप्लीमेंट पे नहीं जाना। सप्लीमेंट की नौबत तब आती है जब आप डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो। हाँ जी, उसमें यह है कि आप जब, जैसे अब बच्ची यूनिवर्सिटी लेवल पे गई है तो उसकी वैसे ही ब्रेकफास्ट ईटिंग ख़त्म हो जाती है, और क्योंकि रात की ब्रेकफास्ट ही नहीं हुई होती तो जाहिर सी बात है सुबह वो फास्टिंग ही नहीं तोड़ते और वो फास्टिंग से ही यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। और जब आपने खाना है, फर्स्ट मील लेना है, तो वो आपने यूनिवर्सिटी जाके चिप्स खा लेने हैं, फ्राइज खा लेने हैं, या ऐसी चीज़ खा लेनी है, बाहर की चीज़ खानी है। अब उसमें क्या है कि इनकी बोन हेल्थ मुतासर होती है, बोन हेल्थ के साथ साथ इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो जब आप देखिए दो तरह के अर्थराइटिस होते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिक होता है, रूमेटिक अर्थराइटिक होता है। जो रूमेटिक अर्थराइटिक है वो ऑटो इम्यून डिजीज से कलेक्ट करता है। तो जो ऑस्टियो अर्थराइटिक है ये एज के साथ साथ, अब जब हम विटामिन, अब कैल्शियम तो मेंटेन हो गया क्योंकि वो स्टोर फॉर्म में आपके पोर्स में, बोन्स में प्रेजेंट होता है। अब जैसे जैसे उन्हें ग्रो करना है तो उस बोन को स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है। जब हम विटामिन डी अपनी बॉडी में मेंटेन नहीं रखते तो ये हमारी बोन को वीक कर देता है, यानी कि हमारी जो है ना स्ट्रेंथनिंग वीक कर देता है। आपने नोट किया होगा बहुत सी बच्चियाँ कंप्लेन करती हैं हमारी टांगों में दर्द है,
हमारे सर में दर्द है, हमें नींद नहीं आ रही, हमारी बैक एक का इशू है, बोन हेल्थ हमारी डिस्टर्ब हो रही है, हमें जो है ना, अगर आप नोट करें कि हमें जो है ना टाइम पे हमारा डेट साइकिल नहीं आ रहा, तो ये सबसे बड़ा कॉज इनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी से है। अब पहले ना ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो ये आपको सारे साइंस हो सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल जो नोट की जाती है कि सनलाइट, कहते हैं कौन सी सनलाइट, लेकिन आप सुबह जब फजर के टाइम उठे हैं तो एटलीस्ट आपने 5 से 10 मिनट, जब सूरज तुलू हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो शुआएं आप लें ताकि वो आपकी विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिसमें आपका जो है ना विटामिन डी लेवल बहुत अच्छा मेंटेन हो। जैसे अंडे की जर्दी होगी, उसमें विटामिन डी होता है। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें, जैसे दही का इस्तेमाल है, दूध का इस्तेमाल है। बहुत सी बच्चियां ना दूध पीती हैं ना दही खाती हैं। अगर वो ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकती तो कोशिश करें, जैसे मैंने आपको कहा, फूल मखाने का इस्तेमाल करें, सेसमी सीड्स का इस्तेमाल करें। और बहुत सी बच्चियों को कंप्लेन रहती है कि हमारे घुटनों से, जैसे अभी आपने कहा कि आवाज़ें आ रही हैं और हमारी कोनियों में दर्द हो रही है, हमारी कलाइयों में दर्द है, उनके लिए बेहतरीन हल है उसका बेहतरीन हल है गोंद कतीरा, जिसको आप देखेंगे पानी में डालें तो वो फूल जाता है, जेली टाइप सा होता है। वो डेली आपने दही के अंदर, यानी कि अगर आप 150 ग्राम दही लें और उसमें 1 टेबलस्पून सोक्ड किया हुआ, ठीक है, आपने वो लेना है जिसको हम कहते हैं गोंद कतीरा, वो जेली सा। इससे क्या होता है, अगर आपने 13 साल की उम्र से अपनी बच्चियों को ये आदत डाली है कि उन्हें डेली विटामिन डी भी लेना है, कैल्शियम भी लेना है, तो क्या होगा, वो ये उनकी बॉडी में स्टोर होता जाएगा। तो एट द एज ऑफ 25 या 30 ईयर्स जब वो क्रॉस करेंगे तो उनकी बोन हेल्थ बहुत अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा उन्होंने वो स्टोर किया होगा कैल्शियम भी और विटामिन डी भी। एक कॉलर है डॉक्टर हिबा हमारे साथ नौशहरा से, उन्होंने कॉल किया, मोहम्मद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मे का मुबारक। खैर मुबारक। ये जो मछली का इस्तेमाल है, ये कोई इसमें मदद देता है हड्डियों में कि नहीं? ठीक है, मोहम्मद खान आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नौशहरा से उन्होंने कॉल की थी। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब। मछली का इस्तेमाल उन्होंने कहा है, फिश का इनटेक कितना अच्छा है, हड्डियों में वो मदद देता है उसको मजबूत करने की। जाहिर सी बात है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और फिश ऑयल जो कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सीजन आ गया है आप फिश का। अच्छा, बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि फिश हमने खानी है, हमने तली हुई फिश खानी है और डीप फ्राइड फिश खानी है। तो फिश का इस्तेमाल आपको फ़ायदा कब देगा, जब आप उसको स्टीम में या मतलब बेक में या उसको जो है ना हल्की आंच पे, यानी कि आप ऑयल का इस्तेमाल कम करें उसमें आपको उसको खाने का फ़ायदा। और वो फिर आपकी बॉडी को जो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है, वो अगर आप 3 महीने रेगुलर वाइट मीट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपकी स्किन अच्छी होती है, आपका हेयर फॉल अच्छा होता है, मतलब हेयर फॉल बेहतर होता है, आपकी जो है ना नींद बहुत अच्छी हो गई होती है, आपके जॉइंट पेन बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा मुनीबा, एक बार सर्दियों में ना मछलियों के भी सर होते हैं, जैसे आगे से उनका हेड होता है, उनके लोग सूप पीते हैं, ठीक है। अब बहुत मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपको कह लें कि जिनको कोलेजन का इश्यूज होते हैं और जिनको जो कहते हैं कि हमने नेचुरल सोर्सेज से अपनी बोन हेल्थ को बेहतर करना, वो लोग ये लेते हैं। और आपने देखा होगा गरीब जो आवाम है जितनी भी है, जो लोअर क्लास एरिया से है, वो जैसे ये चीज़ों को लेते हैं और उनकी विटामिन डी और बोन हेल्थ देखें कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। और उनका मैंने ये हमारे एक स्टूडेंट से उन्होंने सर्वे भी किया कि जो लोअर क्लास एरिया के बच्चे थे या बुजुर्ग थे, उनका विटामिन डी सैंपल्स लिया और जो हमारे यहाँ पे थे उनका 50+ था और उनकी बोन हेल्थ भी बहुत अच्छी थी। तो मतलब आप उसका सूप बना के पी लें। अगर आपको फिश अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप वो जो उसके सर मिलते हैं उसका सूप बना के पी लें, वो सूप बना के पी लें। और फिश अगर देखें आप तो मतलब इतनी एंड के सीजन में नहीं होती, ये वो वाहिद वाइट मीट है जो आप लें, ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना तो आप फैटी लिवर की तरफ जाते हैं, ना तो अनलेस अगर आप उसको बहुत ज्यादा फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई और ऊपर मसाले वगैरह लगा के बैटर लगा के कर कोशिश करनी है उसको डीप फ्राई में मत जाए। मेनोपॉज के बाद भी आपको पता है कि ख़वातीन का बड़ा बुरा हाल होता है, टांगों में दर्द हो रही है, आपके पट्टे खिंचे हुए जाते हैं, हड्डियों का ज़्यादा प्रॉब्लम मेनोपॉज के बाद शुरू हो जाता है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है, भुरभुरापन होना शुरू हो जाता है। अब उसमें क्योंकि कहते हैं जितना आप कैल्शियम और विटामिन डी लेंगे उतनी आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी क्योंकि वो स्टोर हुआ वो यूटिलाइज हो रहा है। 30 अगर आप 30 साल तक आपकी जो हड्डियाँ हैं ना वो स्टोर कर रही होती हैं, उसके बाद वो जो डिपॉजिट हुआ हुआ है ना वो आपने यूज़ करना है बाकी जितने भी साल आपने ज़िंदा रहना है। तो अब उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए उन ख़वातीन को जिनको मेनोपॉज शुरू हो गया हुआ है?
अच्छा, उन ख़वातीन के लिए पहले तो एडवाइस ये है कि अगर वो 30 एज तक पहुंच गई हैं, 30 इयर्स तक, तो 30 इयर्स तक उनको चाहिए कि अपनी बॉडी को ओवरवेट की तरफ ना जाने दें। पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, मल्टीपल हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो वेट गेन की तरफ मजीद बढ़ने लग जाता है, हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं, बॉडी में बहुत इरिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें अपनी बॉडी को नॉर्मल BMI पे लाए करें, ये तो पहला स्टेप है उनका। अगर वो नॉर्मल BMI पे लाए नहीं करती तो उनको पता है कि 40 एज के बाद जो है ना, ज़ाहिर बात उनका मेनोपॉज किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो 40 से पहले अपनी एक्टिविटीज़ में ऐसी डाइट ऐड कर लें। कोशिश, देखिए आपने विटामिन डी का जिक्र किया कि 35 से नीचे होता है ना, अगर अमूमन एक लड़की है उसका 35 है तो हम कहते हैं कि चलें ये डाइट से कवर कर लेगा, उसकी एज 25 या 20 है। लेकिन स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से, उन्होंने कॉल किया डॉक्टर हिबा यासिर अहमद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज़ आ रहा है आपको? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। कैसे हैं यासिर साहब, ठीक हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये पूछना था आपसे कि क्या नाम है, ये हड्डियों के लिए आप बात कर रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ें खानी चाहिए। जी जी। तो इसके अलावा जो है ये जो धूप होती है, ये भी हड्डियों के लिए काफ़ी मतलब अच्छा इसका जो है वो कमबैक होता है। जी। तो ये किस टाइम ये धूप जो है। कॉल ड्रॉप हो गई है आपकी। ठीक है यासिर साहब, धूप के वाले से वो बात कर रहे हैं कि धूप तो एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का हड्डियों के लिए भी। कितनी धूप लेनी चाहिए, कितनी देर धूप लेनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि आप क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं, तो कोशिश करें जब सुबह का सूरज तुलू हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो है ना आप 10 से 15 मिनट चहलकदमी करें और फ्रेश एयर इनहेल और एक्सेल करें। वो आपकी एब्जॉर्प्शन का बहुत बेहतरीन टाइम है। और मेनोपॉज वाला हमारा रह गया है कि उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? अच्छा, मेनोपॉज में मैंने कहा 40 ईयर से पहले कोशिश करें फीमेल्स जितनी भी हैं डेली की वॉक एक्टिविटी बहुत अच्छी रखें अपनी। डेली के थोड़े थोड़े कदम चलते रहें ताकि उनकी बॉडी मेटाबोलाइज हो। जितनी अच्छी मेटाबोलाइज होगी उतना अच्छी बॉडी जो है ना ओवरवेट की तरफ नहीं जाएगी। और विटामिन डी को मेंटेन करने के लिए अगर 35 तक उनका विटामिन डी है लेवल्स होते हैं तो कोशिश करें कुछ सप्लीमेंट का इस्तेमाल साथ कर लें, क्योंकि वो एज ऐसी है कि उसमें आप खाली डाइट से ओवरलैप नहीं कर सकते। कोई भी सप्लीमेंट, और हर 6 महीने के बाद अपना टेस्ट जरूर करवाएं जिससे उनको ये पता चल सके कि विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि डेफिशिएंसी में जाते हैं तो मेनोपॉज के बाद उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ जाती हैं, उनकी जो जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए और यही फिर आगे जाकर उनको जो है ना इरिटेबिलिटी में जाती है, फ्रस्ट्रेशन में जाती है, क्योंकि उनकी पेन उनको सेटल नहीं होने दे रही होती। सही है कि आपको जो जो डाइट हमने बताई है वो कैल्शियम के हवाले से, विटामिन डी के हवाले से वो आप कर सकते हैं। और मेनोपॉज का अगर शिकार हो गया उसमें भी आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है कि आपकी हड्डियों की अब ज़रूरत बन गई है कि आप दूध, ये वाली चीज़ें जिनमें कैल्शियम रिच है, विटामिन डी रिच चीज़ें हैं वो खाएं, या सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल आप साथ ही साथ कर सकते हैं। तो डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। हड्डियों को किस तरह हमने मजबूत बनाना है, कौन सी एज से हमने क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की। जनाब, ऑटिज़म के हवाले से हमने बात करनी है अब। और ऑटिज़म एक ऐसी कैफियत है जो बच्चों की ज़िंदगी और वालिदैन दोनों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाती है। आजकल सोशल मीडिया पर ये बहस ज़ोर पकड़ रही है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम या फिर खानों में इस्तेमाल होने वाले जो मुख्तलिफ ऑयल्स हैं ना वो बच्चों में ऑटिज़म का बाइस बन। असल सवाल ये है कि आखिर ऑटिज़म की असल वजूहात क्या है। और पाकिस्तान में बताएं तो अंदाज़न 3.5 से 4 लाख बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं, मगर अफसोसनाक बात यह है कि ज़्यादातर जो केसेस हैं उनकी तशख़ीस 3 साल या उसके बाद हो रही होती है। मज़ीद ये भी कि लड़कों में ऑटिज़म लड़कियों के मुकाबले में तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा पाया जाता है। तो अब ये बात समझने की है कि ऑटिज़म के बढ़ने की असल वजूहात क्या है, पाकिस्तान में ऑटिज़म के जो बच्चे हैं उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश, और हम बतौर वालिदैन या मुआशरा किस तरह इन बच्चों की बेहतर मदद कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अफाफ मंजूर मौजूद है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, कंसल्टेंट है स्पेशल नीड्स एंड रिहैबिलिटेशन की। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर अफाफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अफाफ, आजकल ऑटिज़म बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके केसेस भी हमारे सामने आ रहे हैं। एंड देन सोशल मीडिया पर भी बच्चों की लोग जो ना वीडियोज़ बना बना के बता रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इस तरह बच्चों में ऑटिज़म का साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि
उसके ऊपर क्यों ना इन डिटेल में बात कर ली जाए। तो सबसे पहले तो बताइए ऑटिज़म होता क्या है और क्यों होता है? Thank you very much, Muniba, for having me here. और thank you again for talking about this and creating some awareness on this topic. अगर मैं आपको इस तरह से इसको एक्सप्लेन करूं कि ऑटिज़म क्या होता है, मेरे पास एक मदर आती है जिसका बच्चा जो है वो 3 इयर्स का है और वो मुझे बताती है कि मेरा बच्चा बात नहीं कर रहा, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, अपने नाम पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करता इवन, और इसको कोई परवाह नहीं होती अपने इर्द गिर्द के माहौल से, कौन आया है घर पे, कौन गया है, इसको कोई परवाह नहीं होती है। इसका अपना एक टॉयज़ का सेक्शन है, उसमें खेलता है और ना कुछ खाने को मांगता है, ना कुछ बताता है, ना कुछ कहता है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। अच्छा। ये अचानक से जब ये 1.5-2 साल का हुआ है तो इसकी सारी जो है ना वो चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे से बात भी करता था, मुझे मामा भी कहता था, बाबा भी बुलाता था, और इसकी बड़ी बहन थी उसके साथ भी थोड़ी बहुत जो है उसको आवाज़ देता था और उसको रिस्पांस देता था। अब तो ये हमें नाम बुलाने पे भी नहीं सुनता और रिस्पांस तक नहीं देता। अच्छा, मतलब पहले वो बिल्कुल ठीक था। हाँ। अब जो है ना देखिए ये एक सिनेरियो है और एक सिचुएशन है जिस है। केस के साथ मदर आए, तो इसका मतलब है कि यही वो सिम्टम्स हैं जो हमें इब्तदाई उम्र में बच्चों के नज़र आना शुरू होते हैं और हमें पता लगता है कि ऑटिज़म क्या है। 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं। बाज़-औक़ात बच्चे 1.5-पौने 2 साल तक नॉर्मल माइलस्टोन्स के साथ, यानी जो उनके बढ़ने के जो जैसे कि बच्चा बोलना सीखता है 10 से 11 माह की उम्र में, वो एक लफ्ज़ बोलना शुरू कर देता है आम तौर पर, या फिर वो सोशलाइजेशन करता है 6 से 8 महीने की उम्र में, वो रिस्पॉन्स करता है, खिलखिलाता है, माँ बुलाती है तो उसको जवाब देता है। और कुछ सिचुएशंस में ऐसे होता है कि बच्चे शुरू से ही नॉर्मल पैटर्न्स के ऊपर डेवलप नहीं हो रहे होते, बढ़ नहीं रहे होते हैं। तो ये दोनों केसेस में ही हमारे सामने सिचुएशंस आ सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा होता है कि रिग्रेशन होता है, यानी बच्चे ने 1.5-2 साल तक माइलस्टोन्स अचीव किए अपने और फिर एकदम से वो रिग्रेशन हो गया। सो बेसिकली अगर हम इसको और थोड़ा सा समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनका जो नर्वस सिस्टम है वो डिफरेंट होता है बाकी बच्चों की निस्बत। यानी इनकी ब्रेन की डेवलपमेंट तो नॉर्मल होती है, लेकिन उस ब्रेन के जो कनेक्शंस हैं उनमें थोड़ी से डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, और उन डिफरेंट पैटर्न्स होने की वजह से इनका सीखने का अमल दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होता है, रिस्पॉन्स करने का अमल मुख्तलिफ होता है। इसी तरह से जब आप रिस्पॉन्स करने की बात करते हैं तो उसमें बड़ी अहम चीज़ है जो कि स्पीच और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनको 3 मेजर एरियाज़ में प्रॉब्लम आती है, और वो 3 मेजर एरियाज़ हैं बातचीत करने के, कम्युनिकेशन करने के, जिसमें कि हो सकता है इनके पास लफ्ज़ हो लेकिन ये बात ना कर सकें। इसी तरह से दूसरा है सोशलाइजेशन का, यानी मेल जोल का राब्ता रखना और रिस्पॉन्स करना, ये उसमें मुश्किल पेश आती है इनको। और तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ इनके अंदर हमें नज़र आती है, सिम्टम्स की सूरत या इलामात की सूरत में भी नज़र आती है, वो इनके अंदर कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स या मूवमेंट्स होते हैं। अब वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स या मूवमेंट्स क्या हैं? बेसिकली इनकी सेंसरी इश्यूज़ की वजह से हैं। सेंसरी इश्यूज़ क्या हैं? सेंसरी लाइक हमारे अल्लाह ताला ने 5 हिस्से हमें दिए हैं, सुनने की, चखने की, देखने की। अब इनकी इन हिस्सों में सेंसिटिविटी होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपके और मेरे लिए इस कमरे में कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, और अगर है भी तो हमें वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन हमारे एसी की आवाज़ हमें आ रही है बहुत हल्की सी, हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमारा हेयरिंग का थ्रेशोल्ड उसको नॉर्मली एक्सेप्ट करता है। लेकिन हो सकता है किसी ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा हो, और इसीलिए माएँ जब हमारे पास आती हैं तो वो कहती हैं कि हमारे घर में जब हम जूसर या ब्लेंडर चलाते हैं तो इन्होंने कानों पे हाथ रखे हुए होते हैं। इस तरह से अगर मोटर चलती है पानी वाली तो भी इनकी कानों पे हाथ रखते हैं, या इसके बाबा गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मोटर बाइक स्टार्ट करते हैं, कोई ऊंची आवाज़ होती है तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक कॉलर हैं डॉक्टर अफाफ, उनसे बात कर लेते हैं। सरगोदा से उन्होंने कॉल किया। अज़हर इकबाल, अस्सलाम वालेकुम। अज़हर साहब आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी जो साइंस एंड सिम्टम्स जो अर्ली एजेस में हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं कि घर में अगर आप कोई चीज़ चला रहे हैं और बच्चा जो है ना वो कानों पे हाथ रख रहा है, पहला ये साइन एंड सिम्टम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसी तरह से बच्चे जो हैं वो अपने बहुत क्लियर कुछ साइंस जो हैं उसमें ये है कि बच्चे अपने राम को रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी माँ आवाज़ दे रही है, बच्चा पीछे मुड़ के देखता नहीं है। और इब्तदाई दौर में अक्सर माँ बाप को ये शक होता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, हाँ, इस वजह से ये नहीं बोलता। ठीक है। और अक्सर जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो इतनी मोटी फाइल बनी हुई होती है जिसमें उनके हेयरिंग टेस्ट होते हैं, उनके और बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि शायद ये इसको सुनाई नहीं देता, इसको दिखाई नहीं देता, इस वजह से ये ऐसा है। हालांकि उसकी इलामात ही कुछ ऐसी हैं
भी दे रहा होता है, उन्हें नज़र भी ठीक आता है, लेकिन उनका वो जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो नहीं सही, इंफॉर्मेशन को या अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने का, वो डिफरेंट होता है। ठीक है। आजकल जो मैंने इसके ऊपर चीज़ें पढ़ी और कुछ वीडियोस देखी, उसमें ज़्यादातर ये आ रहा था कि जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, कि हमारे माओं के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उन्होंने फ़ोन लेके दे दिया है, 2 साल का बच्चा है उन्होंने फ़ोन लेके दे दिया है कि चलो बच्चा जो है ना वो खेलता रहे, घर पे ही स्क्रीन यूज़ करता रहे, और वो लीड्स टूवर्ड ऑटिज़म है। तो ये वाकई ऐसा है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी ऑटिज़म की तरफ लेकर जा रहा है आपको? देखिए, अगर हम इसके कॉज की बात करें तो इट्स मोस्टली जेनेटिक, जो हमें रिसर्च बताती है। अच्छा, ठीक है। अब जो स्क्रीन का एक्सेसिव यूज़ है वो आप समझ लीजिए कि ऑटिज़म की जो कंडीशंस हैं या उसके इफ़ेक्ट्स हैं डेली लिविंग पे, उसको बढ़ा देता है कई गुना। ओके। और जब आप ये कहते हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन की वजह से ऑटिज़म आ रहा है, तो वो एक आप समझ लीजिए कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन है जिसको वर्चुअल ऑटिज़म भी कहा जाता है, एंड विच इज़ वेरी कॉमन नाउ इट इज़। ओके। उसकी वजह यही है कि जाहिर है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, और उसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ पेरेंट्स को इसको समझाने के लिए, कि अगर आपके पास फुटबॉल है, आप बच्चे को दे रहे हैं, बॉल दे रहे हैं कोई भी, अब बॉल बच्चे को वैसे इंट्रोड्यूस करवाना, देना, और बच्चा वो बॉल स्क्रीन में देख रहा है, कितना फ़र्क है। यानी जब आप बॉल वैसे उसको पकड़ाएंगे, उसको मैनिपुलेट करेगा, उसको हो सकता है आपकी तरफ थ्रो भी देखेगा, वो थ्रो करेगा, उसको पता चलेगा, थ्रो करेगा तो उससे आपका इंटरेक्शन भी होगा। लेकिन वो जो स्क्रीन है बेसिकली उसमें वन वे ऑफ इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन है, ठीक है। सो अब अगर मैं याद करूं, मुझे मेरा ख्याल है कि प्रॉपर जो कंप्यूटर या स्क्रीन था वो मुझे इंट्रोड्यूस हुआ है कोई एट द एज ऑफ लाइक 18-17 ईयर्स में, ठीक है। और आज का जो बच्चा है, ही इज़ बॉर्न इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, तो वो तो ये जो जेन जी है और जेन अल्फ़ा है और आगे बीटा भी आ रही है, हाँ। तो अब ये वाली जो सारी जनरेशन है, इसको तो स्क्रीन ही ने एक्सपोजर के साथ सारा आया है, लेकिन इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्यूरीज आती हैं ना पेशेंट्स की और पेरेंट्स की, वो यही आती हैं कि डॉक्टर साहिबा हम इनको कैसे जो है ना स्क्रीन से कैसे हम हटाएं बच्चों को, हमने तो यूज़ ऑफ स्क्रीन। आप ये थोड़ा जहन में रखें कि आप और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते हैं बच्चों की, और उसके लिए भी बच्चा टेंट्रम्स शो करता है, उसके लिए भी बच्चा जिद करता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये तुमने करना है। फॉर एग्जांपल टॉयलेट ट्रेनिंग करवाना बच्चों की, आप देखें ना वो भी तो कितना वक्त लगता है बाज़ वक़्त माओं को, टेंट्रम्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी मुझे ये बताइए डॉक्टर अफाफ कि जैसे आपने कहा कि ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है ऑटिज़म, बच्चा पैदाइशी तौर पर ऑटिज्म का शिकार होता है, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स उसके ऑनसेट हो सकता है कि उसको 6 माह में आए, किसी बच्चे को जैसे मैंने बताया कि 1.5 साल तक नॉर्मली प्रोग्रेस कर रहा होता है, और अचानक से रिएक्शन आता है, मतलब 3 साल का है, 4 साल का, तब भी वो डायग्नोज हो सकता है। जी, डायग्नोसिस की, या आप ये अगर कहना चाहें कि हम किस उम्र में बच्चे को जो है वो उसकी इलामात से पहचान के उसको डायग्नोज कर सकते हैं, और वो बेहतरीन उम्र जो है रिसर्च ये हमें बताती है, और हमारी प्रैक्टिस भी हम जो कर रहे हैं उसमें 18 माह से लेके 24 माह की उम्र तक बेहतरीन वक्त है जिसमें आपके बच्चे का डायग्नोसिस हो सकता है। और अगर इसी उम्र में आप डायग्नोसिस के फ़ौरन बाद जो है इंटरवेंशंस या थेरेपीज़ शुरू कर देते हैं, वो भी हर बच्चे की मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब है इट्स जस्ट लाइक अ कलर ऑफ रेनबोज, जैसे रेनबो के लाइटर टू डार्कर शेड्स हैं, ऐसे ही ऑटिज़म में भी डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। कुछ बच्चे माइल्ड लेवल पे होते हैं, माइल्ड का मतलब ये है कि कम से कम उनके ऊपर कुछ असरात होते हैं, और मैक्सिमम भी हो सकते हैं, तो उसके मुताबिक फिर जो है वो उनकी थेरेपीज़ प्लान्स या इंटरवेंशंस होती हैं। लेकिन जितनी जल्दी आप इनकी इंटरवेंशंस शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी बच्चे बेहतर होना शुरू कर देते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ जा सकते हैं। क्या ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं बच्चे, या सारी ज़िंदगी उन्हें इसी ट्रैक पर चलना पड़ता है, मतलब कि उन्हें थेरेपीज़ लेनी पड़ती हैं, मेडिसिन खानी पड़ती हैं, यहाँ पर कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है? देखिए, इसमें मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो इट सेल्फ रिसर्च हमें ये बताती है कि ऑटिज़म की कोई मेडिकेशन नहीं है। हाँ, ऑटिज़म के साथ जो मसाइल जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि बाज़ औक़ात बच्चों को नींद का मसला होता है, इन कुछ बच्चों को गट प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ बच्चों को हाइपर एक्टिविटी उनके अंदर होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन होती है जिसकी वजह से उनके बिहेवियर्स बेहतर हो सकते हैं। दूसरा सवाल आपका ये कि क्या ये काबिले इलाज है मुकम्मल तौर पे? देखें, इसमें तो जो लेवल 1 पे बच्चे होते हैं वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के साथ, थेरेपीज़ और इंटरवेंशंस के साथ काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजार लेते हैं, और बहुत माइनर सपोर्ट के साथ थ्रू आउट द लाइफ अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात भी कर लेते हैं। लेकिन जो लेवल 3 पे होते हैं उनको इंटेंसिव सपोर्ट चाहिए होती है थ्रू आउट द लाइफ,
और वो उनको सपोर्ट के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा इसमें रिसर्च में ये पता चला है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में पाया जाता है ऑटिज्म, इसकी वजह क्या है? देखेंगे अल्लाह ताला की तरफ से कुछ नेचुरल पैटर्न है। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि जो बाज़ औक़ात जेंडर वाइज जो है वो मेल्स में ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो इसका जो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि बॉयज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। अच्छा, रिसर्च हमें ये भी बताती है इंटरेस्टिंगली कि जो फीमेल्स हैं दे आर गुड इन मास्किंग। अच्छा, तो समटाइम्स जो एडल्ट्स फीमेल्स हैं विद ऑटिज़म वो इसको मास्क कर लेती हैं और वो शायद उनका जो डायग्नोसिस है माइल्ड लेवल पे जब होती हैं तो वो अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये ऑटिज़म का शिकार है। सो ये भी एक रिसर्च हमें स्टडी बता रही है कि ये भी एक वजह हो सकती है। ओके, कि मतलब ये दोनों में ही हो सकता है, लेकिन इसकी जो ज़्यादा रेशो है वो बॉयज़ में पाई जाती है, वो लड़कों में ज़्यादा इसकी रेशो है। तो आज हमने थोड़ी सी चीज़ें इसके ऊपर बात की हैं कि ऑटिज़म है क्या, किस तरह इसका डायग्नोसिस हो सकता है, असेसमेंट किस तरह हो सकती है और आप घर में किस तरह पता कर सकते हैं साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू कि आपका बच्चा आया ऑटिज़म का शिकार है या नहीं है। और डॉक्टर अफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अफाफ, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात की है। आप ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज चूँकि जुम्मे का दिन है और आप लोगों को पता है कि जुम्मे के दिन हम ख़ास जो है ना इस सेगमेंट में बात कर रहे होते हैं इस्लाम के हवाले से, दीन इस्लाम के हवाले से और क्या क्या दीन इस्लाम हमें तालीमात देता है उसके हवाले से। तो आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जन्नात के हवाले से कहीं ना कहीं हमारे वहमो गुमान में या हमारे इर्द गिर्द ये बातें भी होती हैं, बताया भी जाता है कि जन्नात भी एक मखलूक है, अल्लाह ताला की तख्लीक करता ही मखलूक है और उनके हवाले से बहुत इबहाम भी मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे वसवसे भी हमारे दिलों में डाले जाते हैं, हमें कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं जन्नात के मुतल्लिक। तो आज उनकी जो असल मकसद है, उनकी कह लें कि हकीकत है, वो जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने उन्हें तख्लीक कैसे किया, क्यों किया, उसका मकसद क्या था, तमाम तर चीज़ें वो हमने आज जाननी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मारूफ सीरियर स्कॉलर हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब, आज जन्नात के हवाले से हमने बात करनी है कि ये भी एक अल्लाह की मखलूक है। तो जैसे हमें अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, हमारे लिए भी कुछ मकासद रखे हैं, किसी मकसद के लिए हमें तख्लीक किया गया इंसानों को, तो जन्नात को भी तो किसी मकसद के लिए तख्लीक किया गया होगा, वो असल मकसद क्या है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीनन आज का उन्वान बड़ा दिलचस्प है इन मानों में कि ये हमारी रोज़मर्रा की जो बहुत सारी पुरस्रार नौइयत की दरियाफ्तें हैं उनमें से एक है इसके ऊपर। और दिलचस्प बात ये हमें यूँ लगता है कि शायद आज के ज़माने में इस पर ज़्यादा बात होती है, लेकिन जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हर ज़माने में ही जिन्नात और इस मौजू का इंसानों की फ़िक्र के साथ एक बड़ा दिलचस्प रब्ता रहा और हर ज़माने में जिन्नात जो हैं वो किसी न किसी अंदाज में ज़ेर बहस आते रहे। तारीख़ में जो सबसे पुराना अहवाल मिलता है इस आलम दुनिया के अंदर, वो जब आदम अलैहिस्सलाम अपने साहबजादगान के साथ जो है वो लकोदक सहरा जो है अरब शरीफ का, उसके अंदर सैर पे निकले तो किसी जगह जो है उनको रास्ते में जो है वो उभाम हुआ कि दाएं तरफ जाना है या बाएं तरफ जाना है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने वो एक आवाज़ आई, उस आवाज़ से उनको ये अंदाज़ा हुआ कि गोया कोई उन्हें रहनुमाई दे रहा है कि आपने दाएं तरफ मुड़ना है। और वो उस तरफ मुड़ जाते हैं और मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये तवातुर के साथ होता रहता है क्योंकि दुनिया के अंदर वीराना बहुत था, अभी बिल्कुल इब्तदाई ख़त-व-ख़ाल बन रहे थे इंसानी मुआशरे के। कुछ वक्त के बाद आपके साहबजादगान आपकी गैर मौजूदगी में इसी तरह सफ़र कर रहे थे और उन्हें किसी जगह पे इश्काल हुआ, यानी शक पैदा हुआ कि हमें यहाँ से दाएं जाना चाहिए, बाएं जाना चाहिए। क्या दिलचस्प मामला है कि उनको भी एक आवाज़ सुनाई दी और उन्हें कहा गया कि आप बाएं मुड़ जाएं, तो वो बाएं मुड़ जाते हैं और आगे जाके भटक जाते हैं। फिर वो परवरदिगार आलम के हुज़ूर दुआ करते हैं और अंदाज़ा होता है कि उन्हें जो है वो सही रास्ता जो है मिलता है। जब वापस आते हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आपके साहबजादगान कहते हैं कि इस
आपके साथ जब जाते हैं उस वक्त भी एक आवाज़ सुनी थी और हम बखैर खूबी अपनी मंजिल पे पहुंच गए थे। इस मरतबा जो आवाज़ आई उसने हमें हर कदम जो है वो ऐसी सिमत दी कि हर कदम हमारी मंजिल से दूर होना शुरू हो गया। तो ये आवाज़ वो यानी जिब्राइल की अगर आवाज़ थी या किसी फरिश्ते की आवाज़ थी तो फिर इसके अंदर हिदायत की बजाय गुमराही जो है वो कैसे मौजूद थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खामोश रहे और थोड़ी देर के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके उनके कल्ब पर इल्का की ये बात और उन्हें ये गोया रहनुमाई दी, बताया कि ये जो इबलीस है उसके कबीले के शयातीन हैं जो इस तरह आवाज़ देकर इंसानों को जो है वो भटकाते रहते। तो गोया में पहला जो बाज़ाब्ता सामना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जिन्नात के साथ इंसानों का हुआ उसका अहवाल इतना पुराना है। अब आप खुद उससे अंदाज़ा लगा लें। और दिलचस्प बात यह है कि हर ज़माने के लोग किसी न किसी अंदाज में जिन्नात जो है ना उनके बारे में मखमसे का शिकार रहे। आप हत्ता कि सरकार ख़त्मी मरतबत से पहले का जो गुमराही का ज़माना है अरबों का, उनके यहाँ भी इस हवाले से जो हालांकि वो बड़े निडर अपने आप को समझते थे, हत्ता कि वो जो जानदार और दरिंदे हैं उनको भी खातिर में नहीं लाते थे और अपने बदतरीन दुश्मन से भी नहीं खौफजदा होते। लेकिन क्या दिलचस्प मामला है कि जब वो किसी वीरान मकाम से गुजरते तो उसमें स्टेप इन करने से पहले, उसमें कदम रखने से पहले ये ऐलान किया करते निदाइया शक्ल में, दूसरी जुबान अगर मैं लफ्ज़ों में कहूँ कि दुआ की शक्ल में, कि जो इसका यहाँ के जो जिन्नात का सरबराह है हम उससे जो है वो पनाह तलब करते हैं और उसके कबीले के अंदर जो बेवकूफ़ गैर दानिशमंद जो उसके मानने वाले हैं उनकी शरारतों से पनाह तलब करते हैं। तो यानी इसका अंदाज़ा होता है। और उनसे जब पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो कहते कि जो आबादियां हैं वो इंसानों से मुज़य्यन हैं और जो वीराने हैं उन पर इनका जो है इनकी हाकमियत है, इनका कब्ज़ा होता है और ये अमूमी तौर पे जो है किसी न किसी अंदाज में शरारत करते हैं। हम जब कुरान हकीम की तरफ जाते हैं तो हमें बड़ा एक दिलचस्प सूरत हाल हमारे सामने आती है। और इंसानों ने जो शायद पहला सवाल बाज़ाब्ता इस अंदाज में सोचा वो यही था कि अगर ये वाक़तन एक हकीकत है और यकीनन एक हकीकत है इन मानों में कि कई अम्बिया और मुरसलीन की तालीमात में हमें जिन्नात का अहवाल या कुछ ना कुछ खबर मिलती है। खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में हम बड़ी तफसील से कुरान हकीम में जानते हैं और सिर्फ कुरान हकीम के अंदर ही मौजूद नहीं है, जो कदीम सहाइफ हैं उनके अंदर भी ये अहवाल जिन्नात के झैल में हमें वहाँ भी बाकायदा लफ्ज़ जिन के साथ ही मिलता है। अच्छा, जिन जो है ना ये जीम और नून के साथ है, भी तो है ना, जी मैं उसकी तरफ ही आ रहा हूँ कि ये तो पहले का अहवाल है। उन तमाम सहाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं इस अंदाज में बात हुई। लेकिन कुरान हकीम क्योंकि इंसानों की सारी उलझनों को सुलझाने का ज़िम्मेदार है और वो हमें इस अंदाज में हमारी तरबियत करता है कि कोई शक और शुबा जो है वो कायम नहीं रहता। आप तसव्वुर करें कुरान हकीम ये इतना अहम मौजू है परवरदिगार आलम के यहाँ और इंसानों की हिदायत इसके साथ, इसे समझने के साथ इसलिए जुड़ी हुई है। इसकी अहमियत ये है कि कुरान हकीम की 8 सूरतों के अंदर 12 से ज़ायद मकामात पर अल्लाह ने इसको डिस्कस किया और फिर एक बाकायदा पूरी सूरह जिन उसकी 15 आयात जो है उसको इसके साथ मंसूब कर दिया। और फिर सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ भी इसके कई तवातुर के साथ सही सनद के साथ हम तक अहवाल जो हैं वो पहुँचते हुए नज़र आते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, अमूमी एक सवाल ज़हन में पैदा होता है कि अगर ये दोनों अल्लाह की मखलूक़ात हैं तो इनकी तकसीम कार कैसे है, इनकी नौइयत कैसे है और फिर इनका ज़माना ये कब पैदा हुए, यानी इंसान पहले बनाया गया, तख्लीक किया गया या जिन्नात। तो क्या दिलचस्प मामला है कि एक तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि दोनों अल्लाह की मखलूक हैं और जिस तरह परवरदिगार आलम ने इंसानों के लिए इसे दारुल अमल करार दिया और यहाँ खैर और शर का इख्तियार एक दर्जे पे इंसान को दे के उसकी बुनियाद पर उसका नामा अमाल तय करेगा कि उसने जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है, या जिसे उर्फ़ आम में हम ये कहते हैं कि कोई अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। बिल्कुल शयातीन के अंदर भी ये दोनों अक़साम पाई जाती हैं, यानी कुछ ऐसे हाँ जी नेक भी पाए जाते हैं और बद भी पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि जैसे जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि जितनी इंसानों में नेक लोगों की तादाद यानी कसरत में पाई जाती है और बुरे लोग अकलियत में पाए जाते हैं, शयातीन के अंदर नेक जो जिन्नात हैं उनके अंदर नेक जो हैं उनकी तादाद कम है और जो फितना परवर है उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है। और फिर बड़ा दिलचस्प मामला है कि कुरान हकीम ने दोनों की वजाहत कर दी है कि इन दोनों का मकसद तख्लीक एक है। और मकसद तख्लीक क्या है? अल्लाह की इबादत करना। इबादत का मतलब है इख्तियार होने के बावजूद अल्लाह की रज़ा जो है उसे पाने के लिए अपनी ख्वाहिश का तर्क कर देना और ख़ुद को अल्लाह की रज़ा के सुपुर्द कर देना। ये दोनों के लिए पैरामीटर है, जिन्नात के लिए भी यही मकसद उनका भी यही मेयार है और इसी पर ही उनका भी आखिरत का फैसला होना। अच्छा, उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं और बिल्कुल इसी तरह जो है जैसे इंसानों के अफ़ज़ाइश नस्ल होती है, जैसे हमें ये है कि इंसानों का हिसाब होने इस तरह जिन्नात का भी हिसाब होगा क़यामत वाले दिन। उसका एक सादा सा तस्वुर है। कुरान हकीम ने खुद ये बयान कर दिया है कि हमने जिन्नों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसका मतलब ये है कि बुनियादी
बुनियादी जो मेयार है आखिरत का किसी जिन के लिए या इंसान के लिए, वो उसका यहाँ का किया हुआ अमल है। वो अगर नेक अमल अमाल ज़्यादा हैं तो उसके लिए जन्नत आसान कर दी जाएगी, बसूरत दिगर अल्लाह की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। साहब एक तो वो बता दें कि अगर जन्नात आ जाते हैं आपके जिस्म के अंदर तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? ये बहुत अहम और रोज़मर्रा का सवाल है। हम जब भी अपने गिरदो पेश में किसी शख्स को कोई गैर फितरी या रूटीन से हट के कोई एक्टिविटी करते हुए देखते हैं तो फ़ौरन पहला गुमान जो हमें हमारे दिल में पैदा होता है वो यही है कि कहीं जिन्नात का या किसी मुअक्कलात का या इस तरह आसेब का कोई असर तो नहीं हो गया। तो मैं एक रूहानियत के तालिब इल्म के तौर पे अपने सामीन और नाज़रीन को एक दिलचस्प मुशाहिदे में शरीक करना चाहता हूँ कि अगर हम 1000 आदमी का इंसाइट लें स्पिरिचुअली और उसको देखें कि इसके साथ रूहानी तौर पर क्या मसला है, यानी 1000 वो लोग जिनके बारे में उसके मोहब्बत करने वाले कुर्बत के रिश्तों का तसव्वुर ये है कि शायद ये किसी रूहानी मसले का शिकार है, यकीन माने 1000 में से 950 से ज़ायद लोग 950 से ज़ायद लोग ऐसे होंगे जिनका रूहानियत से दूर दूर तक कोई इलाका कोई मसला नहीं होगा, या वो जिस्मानी बीमारी होगी या नफसियाती बीमारी होगी। सो इससे इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि रूहानी तौर पर मसाइल नहीं होते या जिन्नात हमारी ज़िंदगी के अंदर मुदाखलत करके हमें परेशान नहीं करते। ये मबनी पर हकीकत वाक़यात हैं और रोज़मर्रा ये भी मुशाहिदे में आते हैं, लेकिन हर गैर मुतवक्को तब्दीली जो है उसको जिन्नात के साथ मंसूब नहीं कर देना चाहिए। पहली बात तो ये है। अब इसकी अलामात बड़ी अहम है जिनसे हमें पहले ये पता चले। सादा सादा सी बात, सबसे पहले बात ये कि शयातीन जो है जब अगर वो खैर पर मबनी मखलूक नहीं है, यानी शयातीन में से वो शयातीन हैं जो तंग करने वाले हैं, तो जिन्नात में से जो शयातीन हैं वो अगर आपके साथ आप पर असरअंदाज होते हैं तो सबसे पहले आपका दीन और दीन के साथ वाबस्ता चीज़ें जो हैं उनसे दिल उचाट होना शुरू हो जाएगा। आपके लिए कुरान हकीम की तिलावत जो है उसे समात करना, तिलावत करना तो दूर की बात, समात करना गिरा गुजरना शुरू हो जाएगा। आपके लिए दुरूद पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुनना जो है वो एक बोझल दिल से आपको सुनना पड़ रहा होगा। ये ज़ाहिरी तौर पर दिल की कसाफत की भी अलामत है। ये जो हमारे दिल पर दुनियादारी का एक जंग आ जाता है, गफलत का जंग आ जाता है, उसकी अलामत भी है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस के अंदर जहाँ हमें किसी शैतान जिन जो है उसकी तरफ से कोई असर आया होता है तो फिर ये भी उसकी अलामात में से एक अलामत शामिल है। लेकिन अब इसका हल क्या है? बहुत सादा सी बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बंदा जब तक वुज़ू की हालत में रहता है, अल्लाह ने हर वुज़ू के साथ एक ऐसे फरिश्ते को अल्लाह पैदा फरमाता है जो उसे दुनिया और आखिरत ज़ाहिर और बातिन यानी नज़र आने वाली और ना नज़र आने वाली सारी आफात से हिफाजत का सबब बनता है। तो एक तो बावुज़ू रहना जो है अपने मामूल का हिस्सा बनाना चाहिए। तो आज हमने कोशिश की है कि इस पहलू को भी उजागर किया जाए कि ये जिन्नात की जो तख्लीक है इसका असल मकसद क्या था और इनसे किस तरह बचा जा सकता है। तो डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं होम रेमेडीज़ के हवाले से, हर्बल तरीका इलाज के हवाले से। और हमारी कोशिश यही होती है कि जनाब वो तमाम तर चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सकें जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च ना हो और आपको बाहर भी ना जाना पड़े, घर में रहकर आप वो तमाम तर चीज़ें कर लें। तो आज ऑर्गेनिक फेशियल के हवाले से हमने आपको बताना है कि आप घर में फेशियल कर सकते हैं और वो भी घर की चीज़ों के साथ ही, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाहर से वो जो केमिकल मिली चीज़ें हैं वो नहीं अपने मुंह पे लगानी पड़ेंगी। कुछ लोग बाहर से करा लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हम घर पे ही कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ। तो आज वही चीज़ें नैयर आपा आपके लोगों के लिए लेकर आई हैं ताकि आपको अच्छी अच्छी सी टिप्स दिए जा सके। तो नैयर आपा हमारे साथ मौजूद है, हर्बलिस्ट हैं। तो नैयर आपा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी आप? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नैयर आपा आज हमने इनको ऑर्गेनिक फेशियल करना सिखाना भी है और बताना भी है कि कौन कौन सी चीज़ें इनके लिए जो है ना वो आप लेकर आई हैं। तो बताइए वो हमें। ठीक हो गया। हाँ जी, ये जो चीज़ें हैं हमारे फ्रिज में पड़ी होती हैं, टमाटर भी हमारे फ्रिज में है, खीरा भी हमारे फ्रिज के अंदर है। तो मैंने कोशिश की है कि आज इनको कंप्लीट हर्बल फेशियल जो है वो हमारे जो किचन और फ्रिज के अंदर चीज़ें हैं
उसी से ही जो है वो हम बताएं कि आप जो है वो किस तरह से। सबसे पहले फेशियल के अंदर आ जाता है कि आजकल स्किन पॉलिश का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ठीक है। वो केमिकल बेस्ड पॉलिश है, वो हर एक को सूट नहीं करती। और जो स्किन पॉलिश है उसका ये मकसद होता है कि आपकी जो डेड लेयर है, डेड सेल्स हैं, वो रिमूव हो जाएं। तो हम जो स्किन पॉलिश है वो हम करेंगे किसके साथ? सिंपल जो है वो 2 इंग्रेडिएंट्स है आपके किचन के अंदर जो है वो मौजूद होता है बेकिंग सोडा। क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ये माइल्ड एक्सफोलिएटर है, ये आपके डेड सेल, डेड स्किन को जो है वो बहुत माइल्डली जो है वो रिमूव करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने खीरा लेना है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने टमाटर लेना है। अच्छा, ऑयली स्किन के लिए खीरा है और ड्राई स्किन के लिए टमाटर है। हाँ जी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है। हाँ जी, बेकिंग सोडा जो है वो इसके ऊपर आप डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसके ऊपर आप डालेंगे दही। क्योंकि जो दही है, दही के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड है। तो जो लैक्टिक एसिड है ये बहुत माइल्डली जो है वो स्किन, डेड स्किन सेल्स को जो है ये रिमूव करता है, टैनिंग को रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को जो है ये रिमूव करता है। इस तरह से आपने क्या करना है कि 2 आपने खीरे के स्लाइस लेके आपने दोनों पे डालना है, और आपने खुद से ही जो है वो पहले फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है वो फेस को ऊपर इसको जो है वो रब करना शुरू कर देना है। जहाँ पे आपके व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स क्योंकि नोज पे ज्यादा होते हैं, चिन के ऊपर ज्यादा होते हैं, तो आपने उसके ऊपर इनको जो है वो ज्यादा जो है वो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में थोड़ी 1 या 2 मिनट के लिए मतलब ये इस तरह आपने इसको मसाज करना शुरू कर देना है पूरे फेस पे, नेक पे भी, जहाँ भी आपको चाहिए। जी, दही और बेकिंग सोडा कुकम्बर जूस के साथ आपके पूरे फेस के ऊपर लग जाएगा। इसको आप 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें। 3-4 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि फेस को आपने वॉश कर देना है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है और दही है इसको आपने, क्योंकि इसने डेड सेल्स को रिमूव किया है, क्लींजिंग किया है, तो इसको वॉश करना जरूरी है। अब इसके बाद जो है वो आ जाती है कि अब हमने अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है, नरिशमेंट देनी है, स्किन के ऊपर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको ट्रीट करना है, ठीक है। ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन का आपको पता है कि एक ही प्रॉब्लम, एक ही इशू होता है कि एक्नी हो रही होती है, ओपन पोर्स जो है वो हो रहे होते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट हो जो पोर्स को मिनिमाइज करे, ऑयल को कंट्रोल करे और एक्नी के ऊपर भी जो है वो वर्क करे, ठीक है। तो ऑयली स्किन के लिए इसी तरह से कुकम्बर लेंगे, और जो ड्राई स्किन है उसके लिए हम लेंगे टमाटर, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे हम डालेंगे थोड़ी सी हनी, ठीक है। आप अगर स्लाइसिस पे नहीं करना चाह रहे, आप इनका जो है वो जूस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप इस तरह से डालेंगे थोड़ी सी हनी, क्योंकि हनी आपको पता है कि बेहतरीन जो है वो एंटीसेप्टिक है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है। और इसके ऊपर हम डालेंगे जरा सी हल्दी, ठीक है। हल्दी भी आपको पता है कि हीलिंग प्रॉपर्टीज है, एक्नी वगैरह को जो है वो ड्राई करने के लिए, ड्राइनेस को खत्म करने के लिए, और अगर एक्नी की वजह से स्किन रेड हो रही है तो उसको भी जो है ये हील करेगी, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो हल्दी और हनी को डाल के आपने पूरे फेस पे जो है वो इसको मसाज कर लेना है, ताकि जो कुकम्बर का जूस है, हल्दी है, हनी है, ये आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो। सही है, अच्छे से इसको जो है वो मसाज करके आपने ड्राई होने देना। और अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई है तो ड्राई स्किन के ऊपर हम जो है वो डालेंगे हनी को, ठीक है। हनी डाल के, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो आपके पास अगर बादाम का तेल है या जैतून का तेल है, इसी के ऊपर आप थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल देंगे, और अगेन ज़रा सी हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी जो है ये स्किन को ब्राइट करने के लिए, पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। तो ये आप डाल के, ठीक है। इसका फ्रेश आपने टमाटर, ये नहीं है कि आपने 1-आधा घंटा उसी टाइम आपने लगा लेना है, ठीक है। तो इसको आपने काट के आपने अच्छे से पूरे फेस के ऊपर जो है वो इसका जो है वो मसाज करना है। ये ड्राइनेस को खत्म करेगी, आपकी स्किन को ग्लो करेगी, हेल्दी करेगी। और अगर टू टोन भी हुई हुई है ना, डी टैनिंग हुई हुई है, उसके लिए भी ये अच्छा है, उसके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर हमने हल्दी डाली है, हल्दी और आपका जो है ये हनी और टोमेटो जूस जो है वो पिगमेंटेशन को, ड्राइनेस को खत्म करने के लिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है फेस पैक की, फेस मास्क की। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने फेशियल कंप्लीट कर लिया है तो आपको जो है वो फेस मास्क की ज़रूरत है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप जौ का आटा या गंदम का आटा जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आपने वो ले लेना है। थोड़ी सी उसके अंदर आपने डालनी है हल्दी, क्योंकि हल्दी आपको पता है कि हर तरह से जो है वो स्किन के लिए बेनिफिशियल है। ऑयली स्किन है तो आप दही डालेंगे, ठीक है। और अगर आपकी जो है वो स्किन है वो ड्राई है तो आप जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब आपने वो ले लेना है। थोड़ी सी उसके अंदर आपने डालनी है हल्दी, क्योंकि हल्दी आपको पता है कि हर तरह से जो है वो स्किन के लिए बेनिफिशियल है।
और अगर ड्राई स्किन है तो आप दही के साथ थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे। सिरका आपको अंदाजा ही नहीं है कि ड्राईनेस को खत्म करने के लिए घर में हमारे पास होता है सिरका, वो वाला। जी, ये सिर्फ 1 टीस्पून के करीब आपने इस पेस्ट में दही के साथ ड्राई स्किन वाले इसको ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि ये स्किन को बहुत ज्यादा, ये वाला फेस पैक ग्लो देगा और बहुत ज्यादा स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करेगा। इसी के अंदर आप थोड़ा सा बेशक जो है वो टमाटो का जूस भी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि टमाटर जो है ये मैंने देखा इसके जो है ना ग्लोइंग के लिए, वाइटनिंग के लिए बेहतरीन रिजल्ट है। तो ये वाला फेस पैक आपने जो है ये मास्क आपने बना के आपने पूरे फेस पे इसको जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए लगा के चेहरे को आपने खुले पानी से वॉश कर लेना है। इसके बाद आपको चावलों का आटा चाहिए, जो भी आपका है, आप चावलों का आटा ले ले, लेकिन गंदम का आटा फेस पैक के लिए सबसे बेहतरीन रहता है। चावलों का आटा अगर आप एक्सफोलिएशन कर रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं, तो ठीक है। तो चावलों का आटा उसके लिए जो है वो बेहतरीन रहता है। गंदम का आटा अगर आपके पास है, जौ का है, तो आप वो कर ले। उसके अंदर आपने दही डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और जो है ना सिरका जो है ना वो आपने, अगर ड्राई स्किन, हाँ जी ड्राई स्किन है तो आपने सिरका, ये देखेंगे इस तरह से आपका जो है, और टमाटर का जो जूस है थोड़ा सा वो भी आपने उसके अंदर ऐड ऑन करना है, तो वो आपका एक फेस पैक जो है ना वो बन जाएगा। ठीक है जी, मास्क बन गया है आपका, ये आपने अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट के लिए लगा के चेहरे को वॉश कर दे। इसके बाद बारी आ जाती है टोनर की। ठीक है, जो टोनर है ये जो है वो ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन है, गुलाब की पत्तियों के साथ, क्योंकि आपको पता है कि रोज के अंदर जो है वो रिच विटामिन ई होता है। ठीक है, तो आपने जो है वो डिस्टिल्ड वाटर ले लेना है, उसके अंदर आप गुलाब की पत्तियां थोड़ी सी फ्रेश डालें और इसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी के अंदर बॉटल को रख दें। ये आपका नेचुरल होममेड बेहतरीन रोज वाटर रेडी हो जाएगा। कोई बाजार से महंगे महंगे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 8 दिन के लिए फ्रिज में रखें, 8 दिन के बाद दोबारा बना लें। इसको आपने फेस पे स्प्रे करना है, ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज हाइड्रेट करेगा, और जो आपने फेशियल किया इसके रिजल्ट को लॉक करेगा। अच्छा, इसको डिस्टिल पानी में डाल के हमने रोज वाटर की वो रोज की पेटल्स डाली और उसको गर्म पानी में हमने रख देना है। उसको बॉटल को आपने गर्म पानी के अंदर रख देंगे तो ये आपका जो है आपका रोज वाटर तैयार हो जाएगा। बालों का ज्यादा इशू आता है, तेल लगाने का हमारे पास टाइम नहीं है, बाल ड्राई है, डैमेज है, डैंड्रफ आ रही है, तो इसके लिए भी हमें जो है वो एक क्विक जो है वो रेमेडी करनी है। ठीक है, फेशियल करने से पहले आपने बालों को जो है वो वॉश कर लेना है। ठीक है, कोई भी अगर आप हर्बल इस तरह से रेमेडी कोई भी कर रहे होते हैं, कोशिश करें बालों को पहले धो लें, फिर इसको अप्लाई करें। और बाद में आप शैम्पू यूज नहीं करें। ठीक है, क्योंकि जो शैम्पू है वो फिर आपने जो ट्रीटमेंट की है वो फिर शैम्पू जो है वो आपको पता है केमिकल उसके अंदर होते हैं, तो वो उसको जो है वो निकाल देता है। उसके लिए क्या करना है, आपने लेना है, ये मैंने लिया हुआ है 1 पाव आंवला और 1 पाव फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। हाँ जी, अलसी के बीज और आंवला, इन दोनों को जो है वो मैंने बराबर क्वांटिटी के अंदर लेके जो है इसको ये पिसा हुआ है। इसके अंदर आप मेथरे भी डाल सकते हैं। मेथरे हल्की सी जो है वो इचिंग सी करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप इसके अंदर इन तीनों चीज़ों को 1-1 पाव लेके, तो आपने क्या करना है कि इसको आपने 1 गिलास खोलते हुए पानी के अंदर डालना है। ठीक है, खोलते हुए पानी के अंदर 2 टेबलस्पून आप डालेंगे, और जब पानी ठंडा होगा आप देखेंगे कि पानी पूरा स्लाइमी हो गया है। सारा जो इसका एक्सट्रैक्ट है, इनकी जो लेस है वो पानी के अंदर आ गई है। आपने क्या करना है, पानी को जो है वो स्टेन कर लेना है। वो जो लिक्विड है, जो लेस है, आपने धुले हुए बालों के अंदर अपनी रूट्स, अपनी लेंथ, अपने एंड पे लगा लेनी है। आधे घंटे में आपका फेशियल कंप्लीट हुआ। आधे घंटे के अंदर अंदर इस वाले हर्बल पाउडर ने आपके अपना काम दिखा दिया, आपकी ड्राइनेस को खत्म कर दिया, आपकी रूट्स को मजबूत करेगा, आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, फ्रीजी हैं, इसने आपको केराटिन ट्रीटमेंट फील जो है वो आपके बालों को दे देनी है। तो आधा पौना घंटा ये लगा रहे। ठीक है, जब आपने फेस को वॉश करना है, मास्क को आप इसको भी सादे पानी से धो दे, क्योंकि शैम्पू आपने पहले किया हुआ है। सही है, इसके बाद शैम्पू नहीं करना, शैम्पू नहीं करना। तो ये आपका कंप्लीट फेशियल भी हो गया और आपकी प्रॉपर हेयर केराटिन ट्रीटमेंट भी विद इन हाफ आवर आपका कुछ भी नहीं लगा। बहुत सस्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए का खर्चा है, और 50 रुपए के अंदर अंदर आपने अपनी जो है वो बालों के जितने मसले मसाइल और स्किन के आपने उसको जो है ये ट्रीट कर। सही है, ठीक है कि ये आपके लिए इतना अच्छे जो है ना वो घर पे जो है ना ऑर्गेनिक आप फेशियल कर सकते हैं और बाहर भी नहीं आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद बारी आ जाती है कि हाथों पे नकल जो है वो ब्लैक है, हाथ ब्लैक है। आपने खीरा लिया, खीरे के ऊपर अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो आपने लेना है साल्ट,
ठीक है। नमक, इसके ऊपर आप थोड़ा सा नमक डालेंगे और आपकी जो नकल थोड़ा सा साथ आपने लेमन जूस जरूर डालना है, ठीक है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लेमन जूस डाल के आप अपनी नकल्स, अपने हाथों, अपने पाँव पे, आपकी नेक पे अगर ब्लैक स्टबन जो है वो फैट सा इकट्ठा हुआ है, नेक पे इसको जो है वो अच्छे से मसाज कर ले, नकल्स पे, हाथों पे, पाँव पे कर ले मसाज, ठीक है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने नमक नहीं लेना, आपने शुगर लेनी है। अच्छा, ऑयली स्किन के लिए नमक, ठीक है, और ड्राई स्किन के लिए शुगर, ठीक है, चीनी और थोड़ा सा जो है वो लेमन जूस आपने इस पे डाल के आपने अपनी नेक पे, जहाँ जहाँ आपके हाथ पाँव ब्लैक है, आपने इसका मसाज कर ले और जाए आप जो है वो इसको वॉश कर लें हेड टू टो। आप देखें कि 50 रुपए के अंदर और आधे घंटे में आपने सारे अपने जो प्रॉब्लम्स थे, मसले थे, उनको ट्रीट कर लिया। मतलब आप फेशियल भी घर पे कर लें, आप साथ ही साथ मैनी पेडी का भी जो मामला है वो भी आप घर पे कर लेंगे। और जो बालों में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस हुई हुई है, डेंड्रफ हुई हुई है, यहाँ पर आप तेल नहीं लगा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुई हुई, तो उसके लिए भी मास्क जो है ना वो नैयरा आपा ने आपको बनाना सिखा दिया है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और घर में ही पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें जो है ना वो हम आपके लिए लेकर आते हैं, हमारे गेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि आपका ज़्यादा खर्चा ना हो। तो नैयरा आपा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई और ये सारी चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की, हमारे देखने वालों के साथ शेयर की। आपको अच्छा लगे तो हमें इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज पर आप जाके वहाँ पर हमें बता सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नैयरा आपा को इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।